गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं फरवरी 2016 का पेपर नंबर 2 का सामाजिक अध्ययन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब पहले प्रश्न से चलते हैं, क्योंकि ये 31 नंबर से 90 नंबर तक जाएगी। आप लोग कृपया पेशेंस बना के रहे और अच्छे से वीडियो समझने की कोशिश करें, और जहाँ कहीं भी त्रुटि पाए कृपया कमेंट में आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। इसके लिए जल्दी जल्दी पूरा सेट करवा देता हूँ। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से चलते हैं। क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? ठीक है, यही पूछ रहा है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? चलिए समझते हैं क्यों है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान खोज का विस्तार करने के क्रम में विश्लेषण अवधारणा मानव जीवन का एक व्यवस्थित तरीका है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या उत्तर होगा? इसके अंतर्गत क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा चक्र आरेख। क्या होगा? चक्र आरेख। क्यों चुनेंगे? क्योंकि चक्र आरेख जो है एक प्रमुख द्विविमीय आरेख है, जिसके द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों को आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है ना? चलिए 33 नंबर क्या कहता है? शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ठीक है, इसका क्या सही जवाब होगा? यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग कहीं भी त्रुटि लगे तो आप लोग कृपया करके कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा कहीं कहीं पेज मिसिंग है, मतलब थोड़ा प्रिंट आउट मिसिंग है, तो आप लोग कॉपरेट कीजिए। ठीक है, 34वां प्रश्न की तरफ है। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मौसम वैज्ञानिक के कार्यकाल द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अन्य सभी क्या है? वाक प्राथमिक स्रोत पर आधारित है। ठीक है, एक यही जो है द्वितीय स्रोत पर आधारित है। बाद में देखिए, ये भूमंडलीय तापन पर चित्रों का क्लोज बनाना, ये और ये और ये एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना क्या है? प्राथमिक स्रोत है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा स्व आकलन, मतलब सेल्फ असेसमेंट। देखिए ये क्या तरीका होता है, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, क्योंकि स्व आकलन में शिक्षार्थी अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके आधार पर अपना आकलन स्वयं करता है। इसीलिए ये क्या हुआ? स्व आकलन इसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग प्लीज लाइक करते चलिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा झलफल दिखाई दे, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी, तो उसको क्या कीजिएगा, आप सेटिंग में जाके 720 पर देखिएगा कि एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। नागरिक शास्त्र की नामवाली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने का सुझाव दिया है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और एक सेकंड, देखिए ये जो है उन्होंने सुझाव दिया था कि नागरिक शास्त्र की नामावली में बदलाव करके इसे किस में बदलना चाहिए? सामाजिक और राजनीतिक में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये होगा प्रतियोगितात्मक। देखो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना, एक तरफ से घातक भी है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी क्या करता है?
का बौद्धिक विकास इसके लिए पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। ठीक है, उस टाइम जो है इसका गलत इफेक्ट हो जाएगा, एक तरफ से इसको नेगेटिव पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, यहाँ जहाँ हिंदी नहीं समझ में आए संकलनात्मक तो वहाँ इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम पूरा क्लियर समझते हैं। देखिए शिक्षार्थियों के समेटिव असेसमेंट, ये संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? सत्र के मतलब जैसे एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके समाप्त होने पर उनका आकलन करना है। तो ये जो सत्र है, ठीक है, ये जो एक तरफ से एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम होता है ना, इस तरफ वही समझना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आकलन करना होता है। इस आकलन में से क्या होता है? शिक्षार्थियों के मानसिक निर्णय वो निर्माणात्मक कौशल का आकलन किया जाता है कि उन्होंने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इन क्लासरूम, जैसे क्लास होते समय मतलब पीरियड होते समय, ठीक है, ये होता है ना समाप्ति के बाद, हमें कक्षा के दौरान आकलन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा प्रतीक अध्ययन विधि। क्या होगा? केस स्टडी मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इस विधि द्वारा विषय से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है कृपया अपना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, 40 नंबर आते हैं। चलिए कुछ काम के कारण मैं इसको होल्ड कर दिया था, अब फिर से चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ठीक है, वो एक तरफ से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। देखिए 40 का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका होगा स्रोत विधि, सोर्स मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे शिक्षार्थी स्रोत को प्रत्यक्ष देखकर विषय वस्तु को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में हम सुनेंगे, अगर सामने से देखेंगे उसको क्या होगा? एक अच्छा से समझ विकसित होगा। ठीक है, इसको क्या चीज़ चाहिए? स्रोत विधि, सोर्स मेथड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो देखना है टोटल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख के आप पेपर 2 का जितना भी है SST का वो टोटल मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, हर एक वीडियो में वही किया गया है, आप वहाँ से आसानी से जाकर देख सकते हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा विद्यालय के बाहरी वातावरण से। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, विद्यालय के बाहरी वातावरण से, क्योंकि यह बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करता है, इसीलिए NCF कहता है विद्यालय के बाहरी वातावरण से इसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा वर्षा। ठीक है, क्योंकि वर्षा के आंकड़े, अब समझते हैं, क्योंकि वर्षा के आंकड़े किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसीलिए इसको किससे? दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या है आर्द्रता है, और क्या है वायुदाब है, और क्या है तापमान है। ठीक है, ये तीनों के बारे में समझते हैं। देखिए जबकि क्या होता है, आर्द्रता, वायुदाब और तापमान के साथ अन्य आंकड़े जुड़े होने के कारण इन्हें दंड आरेख पर दर्शाया नहीं जाते, मतलब ये तीनों को दंड आरेख पर दर्शाया नहीं जा सकता है। तो बच्चा कौन? वर्षा ना। अब हम चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। क्या कहता है देखते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा, ये हमेशा याद रखिए, हाँ, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो जिससे क्या होता है, छात्र दोनों स्थितियों का अध्ययन कर अपनी समझ विकसित कर लेता है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, देखिए, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए, आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष शास्त्र थे और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। इस ग्रंथ में ज्योतिष शास्त्र जो थे ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कि क्या प्रतिपादन किया था? सिद्धांतों का। ठीक है, इन्होंने इस ग्रंथ में अपने जन्म के विषय में बताया है। इनका जन्म जो है शक संवत 398 ईस्वी में कुसुमपुर में, जो वर्तमान में बिहार के पटना का नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। थोड़ा ठंड होने के कारण बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा रात का भी समय है। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल में है शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? सभी को पता है सारनाथ होगा। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा कंप्लीट होता है क्योंकि ये जो है क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, घुमा घुमा के पूछेगा, इसलिए इसका जानकारी कंप्लीट लेते हैं। देखिए, बुद्ध ने सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं अपना उपदेश कहाँ दिया था। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो थे सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? ये वाराणसी में है। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उरुवेला बोध गया से सारनाथ, ठीक है, आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या दिया था? 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। ठीक है ना। साथ ही सारनाथ में ही बुद्ध 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके सर्वाधिक नजदीक शिष्य कौन थे? आनंद थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इससे एग्जाम में छूटेगा नहीं सवाल। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुबेनदार कहा गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल सब जो है थ्योरी बेस है, इसको समझना अत्यंत जरूरी है क्योंकि यही से घुमा घुमा के सवाल सब ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले समझते हैं संगम कविता में किन 3। हाँ, देखिए, इसके डिटेल में समझते हैं, कोशिश करते हैं। ये संगम साहित्य किसको कहा जाता है? देखिए, तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। यह स्थान जो है भारत के सुदूर मतलब दूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रदेश है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? संगम प्रदेश। देखिए, संगम साहित्य के 3 महत्वपूर्ण राजचोल, चेर एवं पांडे। फिर समझते हैं। ठीक है, राजचोल मिलाइए कहाँ कहाँ है? चोल, चेर एवं पांडे। चोल, चेर एवं पांडे इसमें है, ऑप्शन में ये सही होगा का उल्लेख है। इन तीनों राजवंशों को मोबेनदार कहा जाता है। ये जो तीनों है इसको क्या कहा जाता था? मोबेनदार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज और नोट कीजिए, चोल की राजधानी जो थे उरेयूर, चेर की राजधानी जो थे वांजी एवं पांडे की राजधानी जो थे मदुरै थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे 47 नंबर प्रश्न की तरफ। एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर, छोटा बड़ा, हाँ दिखाई दे रहा ना? हाँ, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासन काल में बनाया गया था? देखिए, ये मौर्य वंश के जो राजा थे अशोक। अब इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड जो है थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, थ्योरी जब तक जानिएगा नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। देखिए, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट जो पॉलिश वाले पत्थर जो थे वो सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, पत्थर वो जो बना जो सांड था जिसे कहाँ रखा गया? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, उसे मौर्य शासक, देखिए ये जो सांड जो था जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ये जो थे मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। कौन ने बनाया था? मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। और यह स्तंभ जो है कहाँ पे है? लेक बिहार के चंपारण में स्थापित था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी खोज 1872 में कार लायल ने की थी। किसने किया था? कार लायल ने। कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद है तो कृपया करके लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। 48वां प्रश्न क्या कहता है, विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा रामानुज, ठीक है। अब रामानुज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए रामानुज के बारे में, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। किसने की? रामानुज ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। यह एक दार्शनिक थे और रामानुज जो थे वैष्णव संत थे, ठीक है। इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं 49वां प्रश्न की तरफ। क्या कहता है 49वां प्रश्न की तरफ, देखते हैं। देखिए अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ पे, ठीक है, अभिलेखागार के बारे में हम समझते हैं। देखिए अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। आया समझ में? तो इसका कितना आंसर? 3 होगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए किसी विशेष महत्व के लेख को अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अभिलेख के बारे में। अंततः इन महत्वपूर्ण लेखों को सुरक्षित रखने के कार्य अभिलेखागार में किया जाता है, जो बाद के समय में इन अभिलेखों से सूचनाओं की जानकारी ली जा सके। यहाँ तक अभिलेखा के बारे में समझ गए ना, किसको कहा जाता है, अभी बताए थे, ठीक है। किसी विशेष महत्व के लेख को अभिलेख कहा गया है तथा इन महत्वपूर्ण लेखों को सुरक्षित रखने के कार्य अभिलेखागार में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। देखिए उसने क्या किया था उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए वीरशैव धर्म हिंदुओं के लिंगायत संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। यह एकेश्वरी नाथ धर्म है, ठीक है। इस धर्म से परंपरा पर आधारित है एवं शिव की पूजा की जाती है और ये ज्यादातर पॉपुलर कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सब बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा इसको, ठीक है। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। देखिए बंदगा के बारे में जानने से पहले हम इसके डिटेल के बारे में जानेंगे, ठीक है, जानेंगे। देखिए क्या है, देखिए दिल्ली सल्तनत में बंदगा विशेष प्रकार के गुलाम थे। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या थे? विशेष प्रकार के गुलाम थे जिसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया, मतलब तैयार किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था। देखिए यह जो था बंदगी शब्द जो है फारसी शब्द है। कौन सी शब्द है? फारसी, जिसे गुलाम कहा जाता है। और एक बात और नोट कर लीजिए, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना, क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है, कभी भी आ सकती है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 51 नंबर का आंसर देवे नहीं किए। अब हम देखिए 51 नंबर का आंसर क्या होगा, चेक करते हैं। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अभी तो बोले ना, ये क्या होगा? सही होगा। दूसरा देखते, बंदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास पूरा करते थे, नहीं करते थे तो ये गलती हुआ। तो क्या होगा? ये सही और बी गलत। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इटली का एक समुद्री नाविक था। कौन था? समुद्री नाविक, जिसने 1492 में भारत की खोज करने हेतु निकला, ठीक है, भारत के लिए खोज करने निकला, लेकिन वह समुद्री मार्ग से भारत पहुंचना था, लेकिन वो कहां पहुंच गया? अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका जा पहुंचा। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यहां तक क्लियर हो गया है। इसी ने अमेरिका एवं यूरोप वासियों के बीच विस्तृत संपर्क को बढ़ाया। और एक बात और नोट कीजिए, भी यह है, भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था? देखिए ये चीज
आप लोग सुन लीजिए, कम से कम एक बार याद रखिए। 20 मई 1498 कब आया था? 20 मई 1498। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? देखिए ये होगा चेर। कौन? चेर। देखिए चेर राजवंश जो थे आधुनिक कोकण मालाबार का तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी कोच्चिन तक विस्तृत था। ठीक है, इस वंश के राजाओं ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। देखिए क्यों विरोध हुआ था? असम में जो है संगमा विद्रोह जो हुआ कब हुआ था? 1906 में हुआ था। देखो इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? औपनिवेशिक वन कानून थे। यह विद्रोह आदिवासियों द्वारा किया गया था क्योंकि इन आदिवासियों द्वारा वन पर से अधिकार छीन लिया गया था इनसे। ठीक है, अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया। क्योंकि इसलिए विरोध किया गया है, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी हासिल कर ले। देखिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीयों के लिए कितना व्यवहारिक है इसकी जांच करना है। इस तरह यह कमीशन भारतीय समस्याओं की जांच करने हेतु बनाया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे जिसमें सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसमें कोई भी, देखिए सबसे मेन बात क्या है, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यही पॉइंट आप लोग याद कीजिए। ठीक है, जैसे ही उन लोगों को पता चला कि सातों के सातों क्या है, इंग्लिशमैन है, उन लोगों को देह में आग लग गया। ठीक है, और वो लोग क्या किया, विरोध और तेज कर दिया। इस आयोग को भारत पहुंचने पर साइमन, जब ये आयोग भारत आया तो इन्होंने सब नारा लगाया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं इसमें से क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। ये होगा इस आयोग में कोई भारतीय नहीं थे। बताए ना, इसमें कोई भारतीय नहीं थे, इसलिए इस पे इतना बवाल हुआ। अब हम 56 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सही जोड़े में मिलान करना है। देखिए ब्राह्मण समाज जो है केशव चंद्र, कहाँ है केशव चंद्र? ये है यहाँ 4, 1 के 4, तो हमको यही दिख रहा है ना। अब क्या है, अब तो आसानी हो गया है। बी के 3, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी रेस विवियन। अब बचा कौन? डी। सी हो गया, बी हो गया, सी क्या है? 1, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। बचा अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान। यहां तक क्लियर हो गया 56 का 2। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। वायुवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? देखिए इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो थे भूख हड़ताल पर बैठे जो थे, क्यों बैठे थे? देखिए वायुवृद्ध जो थे गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु जो कि आंध्र प्रदेश को बनाने हेतु भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहीं से हमको आंसर मिल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए उस टाइम क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ शॉर्ट स्टोरी पढ़ लेते हैं जिससे क्या होगा, जीवन भर याद रहेगा। देखिए न्यायाधीश एस के घर की अध्यक्षता में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए या नहीं जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग खारिज कर दिया, जिसके पश्चात कांग्रेस कार्य समिति ने इसकी परीक्षा करने हेतु नेहरू, पटेल एवं सीता मरैया की समिति बनाई। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ था, यही जो थे क्या श्री रामुलु जो थे भूख से मर गया था। ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को 58 दिन के आमरण के पश्चात पोट्टी रामुलु की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब? 1952 में 58 दिन के आमरण मतलब उपवास के दौरान। मृत्यु के पश्चात अक्टूबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन घोषणा कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, ये जो थे मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल आजाद।
ठीक है। देखिए ये जो थे मौलाना अब्दुल आजाद, इसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, उससे क्या होगा, आसानी होगा अगला एग्जाम में। देखिए मौलाना अबुल कलाम जो थे आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1888 कब हुआ था, 11 नवंबर 1888। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये कवि कवि भी थे, सोचने वाली बात है, देखिए इसके अंदर कितना गुण था। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया था तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का विरोध किया। इस प्रकार ये वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। इन्होंने उर्दू अखबार अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और चलिए यहाँ तक, और 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रहे, जिसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके कितना है, मतलब बड़प्पन है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मध्य से। जैसे ही मध्य बोलेगा ना तब कर्क रेखा होगा। क्या होगा, कर्क रेखा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिए एक बात और इसके बारे में याद रखिए, ये जो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन है, हम यह एकदम सिंपल सी धीरे धीरे बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी भी है। देखिए इधर से चलिए, पश्चिम तरफ से क्या है, राजस्थान है, गुजरात है, बीच में मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है एवं मिजोरम है। फिर से एक बार रिपीट करवा देता, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। हाँ, थोड़ा ये दिखने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है तो आप लोग कॉपरेट कीजिए, हम बोलते हैं सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लगाया समय। देखिए अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग या आप लोग ये हमेशा सोचते होंगे कोई सूर्य पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी जो है सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसे दैनिक गति एवं पृथ्वी दिन भी कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना घंटा लगता है, 24 घंटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। थोड़ा गला बच गया। आगे चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए एक का क्या होगा, 3, क्या होगा 3 महागोनी। ठीक है, आगे है उसके बाद पतझड़ वन। पतझड़ वन में साल होता है, तो साल कहाँ है, साल है यहाँ। तो बी को हो गया 4, बी को हो गया 4, एक हो गया 3, तो कहाँ कौन सा ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन है। बचा कौन, सी का 2 और डी का क्या है 1। डी का क्या है 1, सुंदरी। मैंग्रोव वन जो है सुंदरी है, कटिली झाड़िया जो है बबूल की है, उस कटिबंधीय पतझड़ वन जो है महागोनी की है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संसाधन निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों। देखिए इस तरह के प्रश्न सब जानने से पहले कुछ हम डिटेल हमको आवश्यक है पढ़ाना। ठीक है, देखिए जो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो भारत के शोध संस्थान है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ ठीक है, वहां तो 3 है लेकिन अब क्या है, एक ज्यादा बर्फ होने के कारण दब गया है। देखिए भारत ने अंटार्कटिका में अपना 3 सेंटर, पहले बोले थे 3 सेंटर खोला रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री तथा भारती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दक्षिण गंगोत्री सेंटर जो है अब पूरी तरह बंद हो गया बर्फ के कारण, दबने के कारण। इसका प्रयोग भी केवल वेस्ट सप्लाई के रूप में किया जाता है। मैत्री एवं भारतीय अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1984 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा जो है मैत्री, इसकी स्थापना हुआ था 1989 ईस्वी में। भारतीय तीसरा स्थायी स्टेशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। तो थक जाता हूं ना। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों
ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर दीजिए। ये देखिए उष्म, ठीक है, गर्म उष्म इसको कहती है, यहाँ गलती से उष्म होगा, यहाँ कुछ और लिख दिया है, उष्मिस गर्म, ऐसे समझिए। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। दूसरा है शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसका जवाब होगा, देखिए महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, ये बिल्कुल सही होगा। शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाता है। देखिए ये जो ठंडी महासागरीय जो है जल धाराएं, ये उच्च अक्षांश से उत्पन्न होती है तथा निम्न अक्षांश की ओर जाती है। यहाँ क्या है, ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा, गलती। तो क्या सही होगा, ए सही है और बी गलती। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है मेरे प्यारे साथियों? देखिए इससे अभिप्राय क्या है, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए मेरे प्यारे साथियों। देखिए अंतर्भेदीय आग्नेय सेल, इसका क्या होगा, ग्रेनाइट। क्या होगा, ग्रेनाइट। बहिर्भेदीय आग्नेय सेल क्या होगा, बेसाल्ट। तीसरा है अवसादी सेल, क्या है, बलुआ पत्थर। चौथा है केंद्रित शैले, क्या है, चूना पत्थर। ठीक है, ये क्या होगा, 1 के 4, हाँ 1 के 4 देखिए कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे मिल गया। बी के 3 सही है, सी के 2 सही है और डी के क्या है वह 1 सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसको आप भी कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चिनुक स्थानीय पवन चलती है मेरे प्यारे साथियों? देखो चिनुक नामक स्थानीय पवन जो है पेरी घास के मैदान क्षेत्र में चलती है। पेरी चलती है। यह जो है पवन उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर अलबर्ट, ठीक है। देखिए ये जो पवन है अमेरिका के पेरी मैदान में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, पेरी मैदान में चलती हैं। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है। इस पवन के कारण बर्फ क्या होता है, पिघल जाती है, जिससे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण के सहायता प्रदान करती है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब ये जो प्रश्न बनाने से देखिए इसको भी आप भी कर लीजिए। देखो इस टाइप की प्रश्न आएगा। कभी बोलेगा ये जो वर्षा सब होती है ना कौन सी मंडल में होती है, कभी बोलेगा एरोप्लेन जो घुमाते हैं ना ऊपर उड़ाते हैं कौन सी मंडल होता है, और एक होएगा इसी में जो एक मतलब गोला ऊपर से आएगा किस में जल जाएगा, पराबैंगनी किरण किस में रहेगा और रेडियो तरंगे किस में प्रसारित होती है, यही सब पूछता है। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए और हम कंप्लीट बता रहे हैं। देखिए सबसे निचली स्तर में क्या होती है, क्षोभ मंडल। इसका किमी कितना होता है, 0 to 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कहीं 12 देखिएगा कहीं 18 देखिएगा। ठीक है, बस इसी के रेंज में आएगा। अब हम चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है, 80% है। यह वह परत है जहां पृथ्वी का अधिकांश मौसम होता है, जिससे वर्षा, पानी, धूल कण, ईटीसी जितना भी है जहां हम लोग रहते हैं उसे क्या कहता है, क्षोभ मंडल। उससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। देखिए कहीं कहीं किताब में हम क्लियर बता रहे हैं 12 रहेगा कहीं 18 रहेगा, तो आप 18 to 50 बोलिएगा या 12 to 50 बोलिएगा। ठीक है, यहाँ एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ उससे ऊपर वाले मंडल। ठीक है, समताप मंडल। देखिए इसमें ओजोन परत होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल का हिस्सा होता है और जिसमें उस गैस की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। देखिए अगर ओजोन परत नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा, एक तरफ से कैंसर से शिकार हो गया, क्योंकि यह जो ओजोन परत है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण के कारण होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और दूसरी बात, यही समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। क्या उड़ाया जाता है, वायुयान। इसमें क्या होता है, वर्षा इत्यादि सब होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं इससे आगे की प्रश्न की संख्या में, जहां पे क्या होता है उसके बाद वाले क्या है, थर्मोस्फीयर। मेरे प्यारे साथियों थर्मोस्फीयर जिसको बाहरी मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाहरी मंडल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यह जो है 80 से
80 से लेकर 550 किलोमीटर तक होता है इसकी लंबाई। देखिए रेडियो संचारण के लिए आयनोस्फीयर जो है का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्फीयर को क्या कहा जाता है? आयनोस्फीयर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब हम इसका आंसर मिल गया ना, बाहरी मंडल, इंग्लिश में थर्मोस्फीयर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब एक होता है बाहरी मंडल, बहिर्मंडल, जो वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है। इसमें अधिकांश उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। चलिए 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 चलिए, वायुमंडल, थर्मोस्फीयर यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। सुनहरी जरी, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा सिल्क की। किसकी? सिल्क की। देखिए इस जरी का प्रयोग जो है साड़ियों की सुसज्जित मतलब सजाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की साड़ियां दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलती है और दक्षिण भारत के कांचीपुरम के सिल्क साड़ियों में सुनहरी जरी का बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये साड़ियां मुलायम एवं आकर्षण लगने लगती है। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 90 तक है। आप लोग कृपया करके पेशेंस बना के देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। जो इंग्लिश मीडियम है कृपया बाएं तरफ देखिएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। देखिए इसका हम पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए यह जो है जनसंख्या घनत्व के बारे में समझते हैं। यह जो है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या एकाग्रता का महत्वपूर्ण सूचकांक होता है, से एक है। ठीक है, यह वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित होती है। वर्तमान में भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मापन पृथ्वी के क्षेत्रफल एवं उस स्थान की संख्या के अनुपात से किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसको बाहर निकालने के लिए जो है अखनन, आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आखनन विधि जो है सतह के निकट स्थित खनिजों को, ये जो खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है उसे अखनन विधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यह एक प्रक्रिया कम खर्चीली होती है। कैसी होती है? कम खर्चीली। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में जानते हैं। देखिए विवृत खनन खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, यहाँ तक ठीक है, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जाता है। क्या कहलाता है? विवृत खनन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं मेरे प्यारे साथियों कुपक, कुपकी खनन। देखिए गहन वेधन की क्रिया को कुपकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और कुपकी यहाँ है, कुपकी, हाँ। अब कुपकी खनन दूसरा है। देखिए अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? कुपकी खनिज। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा, ये लघु आकार का क्षेत्र होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं लघु आकार उद्योग होता क्या है। देखिए लघु उद्योग वे उद्योग है जो मध्य स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है। इस प्रकार की इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं की कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। देखिए लघु उद्योग जो है वे उद्योग है जहां प्लांट एवं मशीनरी में निवेश हेतु 25 लाख रुपया से अधिक और 5 करोड़ से कम रुपया खर्चा लगता है। ठीक है, इसको कहा जाता है लघु उद्योग। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा तानाशाह के द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते। देखिए जैसे लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में आप सरकार के खिलाफ प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन तानाशाह में बिल्कुल भी आप नहीं उठा सकते। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? मेरे प्यारे साथियों देखिए ये जो कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी। यहां तक क्लियर हो गया है। यह बांध, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। यह बांध जो है इस बांध की योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में प्रारंभ किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। इस बांध की, देखो इंपोर्टेंट है, इस बांध की लंबाई जो है 2621 मीटर है एवं ऊंचाई जो है 39 मीटर है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं
74 नंबर प्रश्न की तरफ। हाँ, इसको थोड़ा अच्छा समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी वीवीआई है, आप नोट कर लीजिए, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया इधर है, प्लीज आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक की नंबर है उसको बढ़ाइए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, अगर जहां कहीं भी त्रुटि होते हैं आप लोग फ्री होकर कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ये चीज करिएगा, ठीक है। देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। अब हम ये चीज पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे, ठीक है। क्या कहता है हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन जो था अधिनियम 2005 के अनुसार मृतक के पिता के संपत्ति में पत्नी, पुत्र या पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को अब समान अधिकार मिलेगा। देखो क्या क्या है, पत्नी पुत्र पुत्रों, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा तथा पुत्री पुत्रियों को, तो इसका आंसर ये मिल गया, ठीक है, समान अधिकार हिंदू, यहां तक अधिकार हो जाएगा। इसके आगे क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत क्या था, पुत्रों को पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं था। पहले पुत्री को, पहले जो थी बेटी का कोई अधिकार नहीं था, किसना ईस्वी समय 1956 के तहत, ठीक है। अब क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्या किया, पुत्रियों के विषय में निर्णय देते हुए कहा कि यदि पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है तो उन्हें पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार से वंचित रखा गया 2005 से पहले, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि पुत्री पिता के संपत्ति में बराबर का तभी हिस्सेदारी मानी जाएगी जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हो, ठीक है, 9 सितंबर 2005 को जीवित हो, उसके बाद जो है पुत्रियों को बराबर का अधिकार रहेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम 75 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए इसका कहने का मतलब क्या था, ये बात क्यों, ये जो मुहावरा बोला था क्यों बोला गया था, देखिए इसलिए बोला गया था क्योंकि भारत जो था विविधताओं से भरा देश है, यहाँ अनेक समुदाय, जाति, धर्म, गरीब अमीर इत्यादि रहते हैं, लोग रहते हैं, अतः इस लोगों को राष्ट्र के प्रति एक होने की भावना को इस मुहावरे द्वारा प्रेरित किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर की चयन कीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जनपद के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। देखिए, जिला स्तर पर विकास योजनाओं का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जाता है, न कि जनपद सरपंच द्वारा, जनपद सरपंच पंचायत द्वारा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है ना कि। इसमें क्या है, ऑप्शन ए, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करते हैं, बिल्कुल नहीं करती है। तो कौन करती है, तो कौन जिला स्तर पर विकास योजना का निर्धारण जिला परिषद करता है, ना कि जनपद पंचायत। ये एक तो गलती हो गया। दूसरा हम देखते हैं, ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने का कार्य जिला परिषद करती है। तो यहाँ का जनपद ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण करने के लिए जिला परिषद की सहायता करे जनपद पंचायत, तो ये भी सहायता नहीं करती है, ठीक है, सहयोग नहीं करती है, ठीक है, इसमें है सहयोग करती है। तो दोनों ऑप्शन गलती होगा, क्या होगा, एक, 76 क्या होगा, एक। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग बनाए रखें, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं सूचना का अधिकार क्या है भाई। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, पहले सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद आंसर कीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, ठीक है। यह कानून जो है भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है। यह पहले की बात है, लेकिन अब धारा सब हट गया है, ठीक है।
इसके तहत क्या है, निम्नलिखित सूची मांगी जा सकती है, जिससे सरकार से कोई भी सूचना मांगा जा सकता है, सरकारी निर्णय की प्रति ले सकते हैं, दस्तावेज निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों के कार्यों की सूचना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के न्यायालय से पहले याचिका, बिल्कुल गलत है। तो ए और बी ऑप्शन क्या है वो इसका गलत होगा। अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। मेरे प्यारे साथियों, ये जो थी रुकैया सखावत हुसैन। कौन थी, रुकैया सखावत हुसैन। यहां तक क्लियर हो गया है। यह लेखिका थी बंगाल की रहने वाली थी। ठीक है, उन्होंने इस कहानी की अंग्रेजी में लिखी थी। कहानी किस में लिखी थी, अंग्रेजों में। इसमें पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने की चाहत को लेखिका ने सपने के रूप में प्रस्तुत किया था। यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ज्योतिराव फुले। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिए और उसमें पता चल जाएगा कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विवेक करके लेके चलिए। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल कर लेते। देखिए उसका जन्म जो हुआ था 1827 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ज्योतिराव फुले के रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और ये जो थे महाराष्ट्र के एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखिका, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी थे। ठीक है, इन्हें महात्मा फुले भी कहा जाता है और इसने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या सही होगा, देखते हैं। देखिए इसका क्या होगा, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, यह है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। और चलिए, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा मेहनत भी पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई खर्चा नहीं है, आप लोग उससे क्या होगा ना, एक मोटिव मिलेगा। ठीक है, और वीडियो बनाने में अच्छा भी लगेगा जो आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। बस हो गया, 8 प्रश्न और है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है मेरे प्यारे साथियों, देखो कैसे कि गिरफ्तारी के दौरान क्या होता है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। देखते हैं कौन। पहली क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है, दूसरी है 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश कराया जाएगा। तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए आंख मूंद के प्रधानमंत्री दीजिए। ठीक है, क्यों भाई, पता लगाते हैं प्रधानमंत्री क्यों होता है। देखिए लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया है। कौन से अनुच्छेद में, 74 में। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है योजना या नीति योजना आयोग तो भंग कर दिया गया, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन करता है, सही है। यह लोगों से संबंध और अंतःक्रिया अध्ययन, बिल्कुल सही है। यह अतीत और वर्तमान के बारे में, बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन होगा, ए, बी और सी। अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा, चलिए 85 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। मेरे प्यारे साथियों,
ये होगा अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित होते हैं। इनमें इतिहास, राजनीति, विज्ञान विषय भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। देखिए, क्योंकि यह छात्रों के वर्तमान को अतीत के साथ तुलना, ठीक है, वर्तमान को अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्रों को वर्तमान की सभी घटनाओं को आसानी से समझने में मदद मिलती है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, बस 2 से 3 क्वेश्चन और बच गया है। आप लोग कृपया लाइक सब करते रहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्प में से सबसे उचित को चुनिए। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होगा? अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ सके। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। क्यों खो रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कोई स्थितियां प्रस्तुत करता है। ठीक है, मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है। अतः शिक्षकों द्वारा इन मूल्यों की प्रकृति को, उनके महत्व को सभी शिक्षार्थियों को समझाया व प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे इन मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ उतारे। अब हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न पर। देखिए, बस हो गया, लास्ट ही प्रश्न है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ठीक है, जैसे केवल यहां तक क्लियर हो गया। जबकि चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थक गए हैं, थोड़ा बहुत से थक गए हैं। ठीक है, ज्यादा रात होने के कारण थक गए हैं और आप लोग कमेंट करने में शर्माते हैं। ठीक है, शर्माइए नहीं मेरे प्यारे साथियों। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आप लोगों को प्यार बहुत जरूरी है। ठीक है, और लाइक पुरजोर लाइक कीजिए। ठीक है, जितना हिम्मत हो पूरी दम लगा के, वो जो लाल वाला है ना सब्सक्राइब, उस पर जो भी मुक्का मारना है लेकिन मारिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय में संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह ऑप्शन ए क्या है? शिक्षक सभी शिक्षार्थियों को गरिमा को अवश्य सुनिश्चित कर दे, चर्चा करे। बी क्या है? शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों के साथ। इसके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं HW। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए और इसका उत्तर सही दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ना ही भूलिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जितना भी SST का है, प्रीवियस ईयर है, जो कि 11 से 23 तक के बीच में है, मैं कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। इसके लिए आप लोग पुरजोर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।